नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है। एक्चुअली ये होता क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो है किसी भी साइट को, किसी भी लैंडमार्क को जो है दोस्तों एक मार्क दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में जो है इसको लिस्ट किया गया है। जिसके मतलब जो हमारी यूनेस्को है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जो है एक संरक्षण प्रदान करती है, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देती है कि कोई भी कंट्री के अंदर अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अगर वो मान ले वो एरिया है, वो साइट है, अगर वो लिस्टेड है तो उसको क्या है कि संरक्षण प्रदान दिया जाता है। तो इसके अंदर हम बात करें कि वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है और कैसे वर्ल्ड हेरिटेज को नॉमिनेट किया जाता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या हैं, और किसी भी कंट्री को अगर मान ले वर्ल्ड हेरिटेज अगर उसके अंदर है तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके क्रिटिसिज्म क्या किए गए हैं इसके वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लिस्टिंग होने की। तो वर्ल्ड हेरिटेज और साइट इज लैंडमार्क और एरिया, जैसे हमें बताया कि जो लीगल प्रोटेक्शन के साथ होता है, और इसको लीगल प्रोटेक्शन किसके द्वारा दी जाती है, यूनेस्को के द्वारा। और ये लीगल प्रोटेक्शन कब से देने स्टार्ट हुई अगर हम इसकी देखें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कमेटी थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुई थी उसके अंदर उसके बाद क्या है कमेटी गठित हुई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी 1972 का, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था जो कि स्वीडन के अंदर हुआ था, जो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। उसके अंदर जितने भी देश पार्टिसिपेंट थे उस सम्मेलन में, तो उन्होंने ये मांग की थी, उन्होंने ये बात प्रस्तुत की थी उस सम्मेलन में कि हमें जो है अपने प्राकृतिक, ऐतिहासिक और मतलब सांस्कृतिक ऐसे धरोहर को जो है संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए भी जो जिनको जीवित रखा जा सके। तो उसके बाद में ही जो है दोस्तों वो कमेटी बनी थी जो कि यूनेस्को के अंदर काम करती है, जो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है जो भी साइट या लैंडमार्क जो विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर सम्मिलित होता है उसको। इसकी हम बात करेंगे कि वो साइट और लैंडमार्क को कैसे जज किया जाता है, कि मतलब उसको उसमें शामिल किया जाए या नहीं किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज में। तो उसको जज किया जाता है, पहला होता है कल्चरल बेस पे, दूसरा होता है कि नेचुरल हेरिटेज के बेस पे। यानी मतलब क्या है कि कोई सांस्कृतिक अगर मान ले डेवलपमेंट को अगर वो प्रमोट करता है, या फिर कुछ मतलब उसके अंदर नेचुरल ब्यूटी है, और ये जो इंपॉर्टेंस उसकी देखी जाती है ये होती है अराउंड द वर्ल्ड, उसकी इंपॉर्टेंस को जो है कंसीडर्ड किया जाता है कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है कि आउटस्टैंडिंग वैल्यू की, मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, जो हमारी प्रेजेंट की जनरेशन है उसके लिए भी, जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए भी। किस टर्म्स में, कल्चरल की टर्म्स में, या फिर क्या है कि नेचुरल हेरिटेज की टर्म्स में। मतलब अगर हम बात करें कि कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, तो कल्चरल हेरिटेज के अंदर मान ले होता है कि हमारे कोई ऐसे स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं जिनको इस प्रकार से आर्किटेक्ट किया है जो कि हमारी पुरानी टाइम की, मतलब क्या है कि हमारी जो एंशिएंट टाइम की जो है कुछ हिस्ट्री को दिखाते हैं वो, या मतलब कुछ ऐसे अंश विद्यमान है जो कि हमारी जो सभ्यता है, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर जो विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके कुछ अंश अभी भी शेष हैं हमारे समाज में। तो उसको अगर दिखाते तो उसको क्या है कि संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट की चीजें होती हैं, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए उसको क्या है वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड करवाया जाता है। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ बिल्डिंग और साइट, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो ताजमहल है, ताजमहल जो है प्रेम का प्रतीक है, जो कि जो है मुस्लिम एम्परर था उस समय में, जो है अकबर ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। उसके चक्कर में जो है दोस्तों ताजमहल को जो है कि मतलब है कि प्रेम का प्रतीक है, ये मतलब क्या है हिस्ट्री को दर्शाता है। अदरवाइज क्या है कि मुस्लिम जो एम्परर था, मुस्लिम साम्राज्य उस समय था, उसकी जो विरासत थी वो धीरे धीरे क्या है लुप्त होती जा रही है। किसी को पता नहीं, कुछ अंश नहीं मिलते कि ऐसे मतलब कोई मुस्लिम एम्परर था या नहीं था। जिसमें जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को हम जैसे ये दिखाते कि ताजमहल जो है अकबर ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, तो ये क्या मतलब एक हिस्ट्री को दर्शाता है। तो मतलब क्या है कि कल्चरल इंपॉर्टेंस का अगर हमारे लिए हो गया तो मोन्यूमेंट्स हो गए जैसे। इसके अलावा कोई भी नेचुरल हेरिटेज कैसे माना जाता है, नेचुरल हेरिटेज माना जाता है कि मतलब कोई ऐसा प्लेस हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई जैसे सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, या कोई आइसलैंड है, डेजर्ट है, जो क्या है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के जो इकोलॉजी सिस्टम को सुधारने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का हो। बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का कैसे हो कि मान ले
कि वो जो है वो प्लेस जो है वो एक वास है, मतलब एक हैबिटेंट्स है किसके लिए, जो थ्रेटेंड स्पीसीज और एनिमल एंड प्लांट हैं। यानी उस जो एरिया के अंदर क्या है कि मतलब ऐसा पर्टिकुलर एरिया, ऐसा एरिया उसके अंदर एस्टेब्लिश है जिससे जो है ऐसी प्रजाति पशुओं की, पक्षियों की जो विलुप्त होती जा रही हैं वो उसके अंदर फल फूल रही हैं। अगर वो एरिया अगर खत्म हो गया तो क्या है कि वो पक्षियों और जानवरों की जाति जो है वो भी खत्म हो जाएगी, या कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई प्लांट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के हैं, जो हमारी मेडिसिन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंस है, तो वो उस एरिया के अंदर फल फूल रहे हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस को संजोए रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए, कि वो इंपॉर्टेंस परमानेंट बनी रहे, इसलिए क्या किया जाता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया जाता है। तो वो आएगा नेचुरल के अंदर। तो आपने अभी तक देखा कल्चरल के अंदर हो गया, नेचुरल के अंदर इंपॉर्टेंस हो गया। तीसरा होता है मिक्स टाइप का। मिक्स टाइप के अंदर क्या होता है कि जो दोनों टाइप के एलिमेंट रखता हो, नेचुरल भी हो गया और कल्चरल भी होगा। एग्जांपल अगर हम उसके अंदर देखें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क होगा, कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में स्थित है वो नेचुरल ब्यूटी के लिए भी अच्छा है, मतलब नेचर के लिए भी अच्छा है, वहां की इकोलॉजी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, और क्या है कि एक टाइप की वो स्मारक भी है। तो इन दोनों को मिला करके उसको जो है कि मिक्स टाइप प्रॉपर्टीज उसके अंदर मानी गई है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की जाती हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई मतलब कि एंशिएंट टाइम की कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, या कोई बिल्डिंग है, कोई सिटीज है, जैसे हमारी जयपुर सिटी है, मतलब जो पिंक सिटी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छी सिटी है। डेजर्ट है कोई, मतलब जैसे थार मरुस्थल हो गया, फॉरेस्ट है, आइसलैंड है, कोई बड़ी नदी है, या कोई बड़ा स्मारक है, माउंटेन है, या कोई ऐसा एरिया है जो मतलब क्या है कि जंगल टाइप का एरिया है जिसके अंदर मतलब जंगली पशु पक्षी जो है रहते हैं, उस टाइप के एरिया को जो है कंजर्वेशन, जिसकी मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम के लिए, तो उस एरिया को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि विश्व धरोहर को जो है दोस्तों, विश्व वर्ल्ड हेरिटेज को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा ही इसको चिन्हित किया जाता है। उसकी यूनेस्को के अंडर में क्या होता है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है जो कि इसके रखरखाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसको फंड देने के लिए और इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे हम बात करें कि हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी बनी थी जो यूनेस्को के अंडर में है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एस्टेब्लिश होगी, कि उन्होंने ऐसे बोला कि कोई नियम कानून बनाया कि अब से वर्ल्ड हेरिटेज जो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी हिस्ट्री कैसे शुरू हुई थी, तो सबसे पहले संयुक्त राज्यों ने सांस्कृतिक संरक्षण को और प्राकृतिक संरक्षण को एक साथ जोड़ने का सुझाव दिया था। इसके बाद में क्या है 1965 में एक व्हाइट हाउस में एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर क्या होता कि ऐसा बोला गया कि विश्व धरोहर कोई ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले विश्व की जो धरोहर हैं उनको कंजर्व करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने भी 1968 में ऐसी ही रिकमेंडेशन दी, और सबसे मेन जो टाइम आया वो आया 1972 का, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है जो स्वीडन के अंदर हुआ था, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, और उसके अंदर भी ऐसी ही गाइडलाइन जारी की गई थी। उसके अंदर भी ऐसी रिकमेंडेशन कई राष्ट्रों के द्वारा दी थी जिसके अंदर ये बोला गया कि हमारे जो नेचुरल ब्यूटी को और जो हमारा जो कल्चरल जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, उसको जो मेंटेन करने के लिए कोई ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए। और सभी पार्टियों ने फिर उसके बाद में क्या किया, अपनी सहमति दी, और 16 नवंबर 1972 को जो है अपनी रिकमेंडेशन दी कि यूनेस्को के अंडर में एक ऐसी इंटरनेशनल कमेटी बनाई जाए जिसका काम हो कि विश्व धरोहर को जो है अप रखे, हमेशा विश्व धरोहर को जो है कंजर्व करके रखे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे। अगर हम बात करें कि अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वर्ल्ड के अंदर उनका स्टेटस क्या है, तो सितंबर 2023 तक कुल 1199 विश्व धरोहर चिन्हित किए गए हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें 933 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक है, 39 जो है मिश्रित प्रॉपर्टीज, यानी उनके अंदर सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के अंश अवेलेबल हैं, जो कि टोटल हैं। ये टोटल हमारी जो 1199 है, लगभग 1200 जो है, ये कितने देशों में है, 168 कंट्रीज के अंदर ये अवेलेबल हैं। कंट्री वाइज अगर हम देखें तो सबसे टॉप पे जो है इटली है, जिसके अंदर 59 जो है अकेले इटली के अंदर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा चाइना के अंदर 57 है, फ्रांस और जर्मनी के अंदर 52 ईच जो है दोस्तों दोनों के अंदर है, मतलब 52 फ्रांस में, 52 जर्मनी में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर है टोटल 42, गलत लिखा हुआ 34, 42 है ये
42 टोटल जो है इंडिया के अंदर हैं, और 42 के अंदर से देखें तो 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स टाइप की है। मिक्स टाइप की जो है वो कौन सी है, हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है। अगर पहली उसकी बात करें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की पहली कौन सी ऐसी साइट थी जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हुई, तो सबसे पहले 1983 में जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में सम्मिलित किया गया था। उसके अंदर थी अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थी, आगरा फोर्ट था और ताजमहल था। इन चारों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में 1983 में सर्वप्रथम शामिल किया था। और रिसेंटली की बात करें तो 2019 में जयपुर सिटी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया है। अभी हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन प्रोसेस का, कि मतलब किसी भी कंट्री की साइट को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया से हम लेके चलते हैं, तो टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है कि मान ले कोई हमारी जैसे इंडिया के अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट साइट है जो कल्चरल की वजह से इंपॉर्टेंस है, कोई स्मारक हो गया, या फिर कोई मतलब क्या है कि ऐसे कोई नेचुरल ब्यूटी की वजह से हो गया, कोई ऐसे इकोसिस्टम को जो प्रमोट करता है, जो मतलब ऐसे कोई पशु पक्षियों के कंजर्वेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसी जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनमें, तो उसको क्या है कि हम टेंटेटिव लिस्ट में डालेंगे। और टेंटेटिव लिस्ट में कौन उसको डालता है, जो हमारी इंडिया के अंदर कल्चरल मिनिस्ट्री है वो। कल्चरल मिनिस्ट्री अभी वर्तमान में हमारे कल्चरल मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भी वर्तमान में हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं। तो सबसे पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है। अब टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नाम डलने के बाद भी ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ये टेंटेटिव लिस्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे बनाई जाती है। अब टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नाम डलने के बाद ही क्या होता है, उसमें से नॉमिनेट करता है, नॉमिनेशन फाइल में उसको नाम को डाला जाता है। मतलब सबसे पहले हमें टेंटेटिव लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से नाम को डाला जाता है नॉमिनेशन फाइल में, कि उसको नॉमिनेट करवाने के लिए। अब नॉमिनेट वो कैसे होता है, उसका नाम नॉमिनेट करने के लिए उसको क्या है कि 2 इंटरनेशनल ऐसी बॉडीज हमारी जो उसको इवेलुएट करती हैं कि क्या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो वो हमारी 2 इंटरनेशनल बॉडी कौन सी होगी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये 2 बॉडी जो हमारी होगी, ये क्या उसको नॉमिनेट करेंगी। नॉमिनेट करने के बाद उसको फाइनल इवेल्युएशन किया जाएगा, और फाइनल इवेल्युएशन कौन करेगा, यूनेस्को के अंदर में जो इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई है, जो कि क्या है कि हमारे नेचुरल और कल्चरल कंजर्वेशन के लिए। उसके अंदर क्या होता है कि वो कमेटी जो है साल में एक बार इवेल्युएशन करती है कि किस किस साइट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में लिस्टेड किया जाना चाहिए। इसके बाद होता क्या है कि उसके अंदर क्या कैसे क्राइटेरिया होते हैं, इसके अंदर 10 क्राइटेरिया होते हैं, और 10 में से वो साइट जो जिसको नॉमिनेट किया गया है वो एटलीस्ट क्या है कि एक क्राइटेरिया को फुलफिल करती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में ही उसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डाला जाएगा यूनेस्को की रिकमेंडेशन के बाद। अब हम बात करेंगे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट या उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले कि वर्ल्ड हेरिटेज में कोई साइट अगर चली जाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव रिजल्ट उसका क्या होता है। तो सबसे पहला ये होता है कि यूनेस्को जो है उसका ऑब्जेक्टिव यूनेस्को का ये है वर्ल्ड हेरिटेज में उसको डालने का कि वो उसको जो है पास करना चाहती है, उसको कंजर्व करना चाहती है फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपकमिंग जनरेशन के लिए, कि हमारी पास्ट और प्रेजेंट जनरेशन ने वो चीज़ें देख ली हैं और उसको क्या है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नेचर की हैं कि उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको एस्टेब्लिश किया जाए। पहला ये होगा। दूसरा हम देखें कि काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि हेरिटेज जो है हमारी क्या होती है, लीगेसी होती हैं और हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। तीसरा अगर हम देखें तो यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनेस्को को उसकी कंजर्वेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है, उसको इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवाता है, उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा हम बात करें कि चौथा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या कि पब्लिक को अवेयर करता है यूनेस्को, उसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में डाल के उनके जो लोकल एरिया में, उनकी जो कंट्री के अंदर जो साइट हैं, फॉर एग्जांपल यूनेस्को ने जैसे ताजमहल को डाला हुआ है, तो क्या है कि इंडिया के लोगों को भी ताजमहल के बारे में अवेयर करता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट नेचर की साइट आपके लिए है, या कोई जैसे हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो कितना इंपॉर्टेंट नेचर का है आपके लिए, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करता है उसमें डाल के।
पॉजिटिव रिजल्ट की अगर हम बात करें, क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट उससे देखने को मिलते हैं, तो साइट जो होती है पर्टिकुलर कंट्री की साइट को क्या होता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसको मिलता है, और दूसरा उसको मिलता है लीगल प्रोटेक्शन यूनेस्को के द्वारा। और कई जो हमारे एनजीओ हैं जो हमारे नेचुरल कंजर्वेशन पे या कल्चरल कंजर्वेशन पे जो है काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो क्या होता है, इसको ओपन नहीं और यहां पे ऑब्टेन आएगा, इसको जो है दोस्तों फंड भी मिलता है। वेरियस जो एनजीओ होते हैं हमारे या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको क्या है कि फंड भी प्रोवाइड करवाते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, उसका जो है रखरखाव करने के लिए, सुधार करने के लिए। इसके आगे हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, कि क्रिटिसिज्म यूनेस्को के काफी बार हुए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सिलेक्शन को लेकर के। उनमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि यूनेस्को के ऊपर काफी एलिगेशन लगे हैं कि यूनेस्को का जो डिसीजन रहा है वो बायस डिसीजन रहा है। वो मतलब क्या है कि कई जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके प्रति क्या होता है, बायस होता है यूनेस्को, और यूनेस्को साइट सिलेक्शन जो है अच्छे से नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है कि कमेटी का डिस्प्यूटेड डिसीजन, इंटरनेशनल कमेटी तो बनाई गई है उन्होंने, लेकिन उसके मेंबर का कई बार क्या है कि डिस्प्यूटेड डिसीजन रहता है, उनका जो है सर्वसम्मति से डिसीजन कई बार नहीं देखने को मिलता। दूसरा क्या है कि साइट लिस्टिंग जो होती है तो उसके अंदर क्या है, उसकी बहुत बड़ी बिडिंग होती है जो कि काफी कॉस्टली होती है, और पुअर कंट्री का ये डिसएडवांटेज रहता है कि उनकी साइट जो है इसके अंदर कई बार नहीं आ पाती। अगला क्या है कि ये जो है किसी न किसी तरीके से एडवर्स इंपैक्ट भी डालता है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मास टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म के अंदर ग्रोथ होगी तो क्या है वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया भी एस्टेब्लिश होने की संभावना है, दुकानें वगैरह भी होंगी, मार्केट भी होगी, इंडस्ट्रियल एरिया, होटल बनेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि साइट का जो है के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उन चीज़ों से कहीं ना कहीं, और उसको तो कंजर्वेशन किया जाना चाहिए उस तरीके से उसका कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा जैसा कि पहले हो रहा था। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, कैसे उसको नॉमिनेट किया जाता है, किस प्रकार यूनेस्को के द्वारा उसको जो है दोस्तों कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, लीगल प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करवाई जाती है।